अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो एमआरआई मशीन है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करती है फॉर स्कैनिंग। और एक्चुअली अगर बात की जाए किसी भी एमआरआई मशीन की, तो वहाँ पर एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी इम्पॉर्टेंस इस वजह से है कि जब भी हम स्कैनिंग करते हैं तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आ रही है, ये उस शख्स की बॉडी से गुजर रही हैं जिसके स्कैनिंग की जा रही है, तो ये बहुत मायने रखता है। ना सिर्फ इसमें, बल्कि अगर हम जो है वो दो मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये जो लाइंस हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। और अगर इसके अगेंस्ट बात की जाए तो अगर लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तब भी वो इन्हीं लाइंस के फोर्सेस के ऊपर होता है कि लाइंस किस तरह से बिहेव कर रही हैं। यानी कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं तो ये जो लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आज के लेक्चर में इन्हीं लाइंस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसी की डेफिनेशन से समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करने का पहला तरीक़ेकार तो ये है कि ये नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है, उनकी तादाद है नंबर 2, 4, 10, 12 ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी भी एरिया से जो नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं और उस एरिया को हम हेल्ड करते हैं परपेंडिकुलर टू इट। यानी कि वहाँ पर जो एरिया हम हेल्ड करेंगे लाइंस के, वो परपेंडिकुलर हेल्ड करेंगे और फिर जो है वो काउंट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस उसमें से गुजर रही हैं। अगर नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा गुजर रहा होगा उस परपेंडिकुलर सरफेस से, तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है। और अगर कम गुजर रहा होगा तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कम है। और वैसे अगर मैं आपको इस वर्ड के मीनिंग बताऊं, यहाँ पर जो एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है फ्लक्स, एक्चुअली ये जो वर्ड निकला है वो फ़्लो से निकला है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ़्लो होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। अच्छा, किस चीज़ का फ़्लो होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का होगा। तो आमतौर पर मिसाल के तौर पर जो पंखे हैं वो एयर फ्लक्स को इंक्रीज़ करते हैं, समझे बात को, कि वो एयर के फ़्लो को बढ़ाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ताल्लुक हो गया बेसिकली फ़्लो से। इसी तरीके से रिवर के मामले में भी फ्लक्स का वर्ड यूज़ करते हैं कि वाटर का फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स बेसिकली फ़्लो से निकला है। और फिर उसी को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर डिपेंड करता है जो कि गुजरेंगी किसी एरिया से जिसको हम हेल्ड करेंगे, पकड़ेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दो चीज़ों के दरमियान का ये डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। और अगर याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाऊं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई होते हैं दो वेक्टर्स, लेकिन उनका जो आंसर आता है बेसिकली वो स्केलर आता है। इसी वजह से उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है, रिप्रेजेंट डॉट से करते हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो कि किसी बार मैग्नेट से गुजर रही हैं। अब अगर मुझे फ्लक्स मालूम करना है तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर सरफेस इसके ऊपर रखूँगा, तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं तो बोल दूँगा भाई यहाँ का जो फ्लक्स है वो एक्चुअली कितना है, यहाँ का फ्लक्स 3 है क्योंकि 3 लाइन्स गुजर रही हैं। अगर वही हम यहाँ पर हेल्ड करते हैं तो हम देखेंगे कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें गुजर रही हैं, तो बोल दूँगा यहाँ का फ्लक्स 5 है, ठीक है ना। या अगर इसकी एक एग्जांपल ली जाए तो यहाँ पे जो फ्लक्स आपको नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं वो यहाँ पर हेल्ड करता हूँ परपेंडिकुलर सरफेस, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फ्लक्स 0 है क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से गुजर ही नहीं रही हैं, ठीक है। अगर इधर मैं परपेंडिकुलर हेल्ड करता हूँ तो नज़र आ जाएगा कि भाई 4 लाइनें इससे गुजर रही हैं, तो यहाँ पर फील्ड ज़्यादा गुजर रही है या पास हो रही है, या मैं बोल दूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया ना, फ़्लो और फ्लक्स को जहन में रखो तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे इनके दरमियान का जो सबसे ज़्यादा फ्लक्स है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सरफेस को हेल्ड करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस ऑफ फोर्सेस में से गुजर रही हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो फ्लक्स है वो 5 है, ठीक है ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ, काउंटिंग जितनी भी लाइंस की आ रही हो। इसी को अगर आगे बढ़ाएँ बात को, तो हॉर्सशू मैग्नेट से भी फ्लक्स गुजर सकता है, ठीक है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। हॉर्सशू के लिए सरफेस को रखा हमने, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मेजर कर रहे हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, तो कितनी लाइन गुजर रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो बोल दूंगा कि इस एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 5 के इक्वल है। और यहाँ पर अगर मैं रखूँ परपेंडिकुलर
इन केस ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट तो इस तरीके का नज़र आ जाएगा, कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं उनको काउंट करके बता देंगे कि भाई इस एरिया से इतनी लाइंस गुजर रही हैं, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सही है भाई, हमारी पहली डेफिनेशन तो यही है कि अगर मैं कोई सरफेस परपेंडिकुलर रख देता हूँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के, तो जितनी लाइंस गुजरेंगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड तो हम जानते हैं, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, एरिया वेक्टर। अब एरिया एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि एरिया वेक्टर, तो इट मीन्स कि मैं उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मैं एरिया के साथ वेक्टर का वर्ड ऐड कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरिया को भी हम वेक्टर के तौर पे ट्रीट करेंगे। अगर वेक्टर के तौर पे ट्रीट करेंगे तो आपको पता है वेक्टर है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। क्या डायरेक्शन होगी वो एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक आयरन टेबल है, ठीक है ना। अभी ये ऊपर आपको एक सरफेस नज़र आ रही है। अगर आप बोलेंगे भाई इस सरफेस का एरिया, तो एरिया आप मालूम कर सकते हैं किस तरीके से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करा के एरिया तो आ जाएगा। बट उस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो याद रखें एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि ऐसे समझ लो कि अगर आपने उसके परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे नज़र आ रही है तो ऊपर की तरफ जो नज़र आएगा जेड एक्सिस के अंदर वो एक्चुअली इसका एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड तो लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो होती है हमेशा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे यहाँ पर आपको ये इंक्लाइन प्लेन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसके एरिया की डायरेक्शन की बात करें कि इसका एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो याद रखिए इसके एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। भाई सरफेस ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर यही बनेगा, तो हम बोलेंगे भाई ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। या एक और मिसाल अगर देख लें तो मिसाल तो हमारे पास दीवार है। अब इस दीवार का एरिया मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ, क्या करेंगे, ये आ गई इसकी लेंथ, ठीक है, और ये आ गई इसकी ब्रेथ, तो हम एरिया मालूम कर लेंगे, अच्छा भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। बट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, तो वो होगी नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि इस तरफ होगी। अगर आप मान लें कि ये वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में है, तो इसका मतलब जो एरिया की डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस में होती है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो उस सरफेस की जो थिकनेस वाली साइड होती है, या आप उस सरफेस के ऊपर कोई भी एक पेन को रख के देखो स्ट्रेट, तो आप समझ जाओगे कि भाई जो पेन है आपने परपेंडिकुलर रखा है, तो एरिया की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ठीक है जी। अगर ये हमारे पास एक आ गई एक सरफेस जो कि बिल्कुल आपको एक्स एक्सिस में नज़र आ रही है सीधा सीधा, तो एरिया तो आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, बट इसके एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। और यही एरिया की डायरेक्शन एक्चुअली सरफेस की डायरेक्शन के लिहाज से वेरी कर सकती है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, मैं अगर सरफेस को घुमा रहा हूँ तो एरिया की डायरेक्शन भी उसके लिहाज से घूमती चली जा रही है। तो जो एरिया की डायरेक्शन है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस, जो सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो अब जो हमें डॉट प्रोडक्ट हासिल करना है वो दो चीज़ों के दरमियान का है, एक तो है मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बी से शो करते हैं, और दूसरा एरिया वेक्टर, इसको हम ए से शो करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये एरिया है और एरिया वेक्टर है, तो उसके साथ मुझे वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। सपोज़ करते हैं ये दो मिसाल के तौर पे नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। मान लेते हैं ये ऊपर वाला नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नज़र आ रही हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, और उसको हम बी से शो कर रहे हैं, विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसी में अगर मैं कोई सरफेस रख देता हूँ तो ये आ गई सरफेस जिसका एरिया ए के बराबर है, और मैंने जानबूझ के इस एरिया को एक एंगल के ऊपर रखा है। तो ये जो एंगल अगर मैं देखूँ दोनों के दरमियान का, तो उसको मैं शो कर दूंगा कि इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो अब अगर मैं मालूम करना चाहूँगा कि भाई क्या फार्मूला होगा मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो याद रखिए दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हासिल करने का बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार ये होता है कि अगर एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से शो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने सिर्फ फाई से शो करा था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा काम हम ये करते हैं कि इसके साथ बी लिख देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, तो फाई बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो कैसे हासिल होगा, दो चीज़ों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा एरिया के साथ, ठीक है। और डॉट को रिमूव करते हैं तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि आता है बी ए और साथ में आता है कॉस थीटा, ठीक है। एंड ये जो है याद रखिए फाई बी जो है एक्चुअली वो कौन सी क्वांटिटी है,
इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो कन्फर्म है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो जब भी आप मालूम करना चाहते हैं कि भाई कितना फ्लक्स होगा, तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, फिर इसका एरिया पुट करना है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ अगर रेक्टेंगुलर है तो, और फिर दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का कोसाइन मालूम करना होगा। देखो एंगल पे बड़ा इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी, कम से कम गुजरेंगी, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर फ्लक्स मैक्सिमम हम देखें तो कब होगा, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सरफेस आ गई, तो सरफेस का एरिया इस तरफ आपको नज़र आ रहा है। मैंने बताया ना कि आप जो एरिया होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये इस ऐसे रखी हुई है वाई एक्सिस के अंदर, तो यकीनन एक्स एक्सिस में इसका एरिया होगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर मैक्सिमम फ्लक्स देखना है तो हमने सेम डायरेक्शन के अंदर रख दिया, इसी डायरेक्शन में। तो इस केस के अंदर आप एक बात नोट करो कि जो थीटा है वो कितना है, सिंस थीटा बराबर है 0 डिग्री के। कैसे? क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डायरेक्शन सेम होती है तो इसका मतलब एंगल 0 बन रहा है। ओके, नाउ अगर मैं इस्तेमाल करूं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो फाई बी बराबर होता है बी डॉट ए के, और फिर डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है कॉस थीटा। अब ज़रा थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा मैं कह रहा हूँ 0 है, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। सबसे बड़ा आंसर यही होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी इंटू ए। जब भी आप मालूम करना चाहते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हो। ठीक है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तब हम देखेंगे जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, देख लो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन है भाई। अगर आप इस सरफेस को अभी घुमा के देखो तो आप देखोगे अभी 1 2 3 4 5 लाइनें गुजर रही हैं, लेकिन अगर इसी सरफेस को मैं घुमा दूँ इस तरफ तो आप देखेंगे फिर लाइनें कम गुजरेंगी। और जाहिर सी बात है कि ऐसा एंगल भी आएगा कि शायद इस सरफेस से कोई लाइन ऑफ फोर्स गुजरे ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है, जिसको हम कंडीशन फॉर मिनिमम फ्लक्स बोलेंगे। देखो इसी एरिया को अब घुमाते हैं, ये मैं इसको एक्स एक्सिस के अंदर ले आया। जब मैं एक्स एक्सिस के अंदर ले आया तो इसका मतलब एरिया भी इसका ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस। और मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी। अब जो फ्लक्स गुजरेगा एक्चुअली वो मिनिमम होगा, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में एंगल देख लो, बी की ये डायरेक्शन है, ए की ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है इन दिस केस वो 90 डिग्री बन रहा है। अब वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स बराबर आया था बी डॉट ए के, या मैं कह सकता हूँ बी ए कॉस थीटा के। वैल्यू पुट करो कॉस थीटा की, कॉस 90, ये आएगा बी इंटू ए, साथ में आ जाएगा कॉस 90। कितना होता है कॉस 90? कॉस 90 बराबर होता है 0 के। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर आया 0। तो अब अगर 0 की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा बी इंटू ए 0, यानी फाइनल आंसर बराबर आ जाएगा 0 के। इसका मतलब जब सरफेस का एंगल 90 डिग्री बनेगा तो एक भी लाइन शायद इस सरफेस में से ना गुजरे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जब एक भी लाइन नहीं गुजर रही तो इसका मतलब फ्लक्स 0 हो गया। तो फ्लक्स डिपेंड करता है कितनी लाइंस गुजर रही हैं। तो अगर 90 डिग्री एंगल बनता है तो एक भी लाइन नहीं गुजरेगी, जो कर देता है इस फ्लक्स को मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात करें तो देखो फार्मूले के मुताबिक हम बना सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला मैंने आपको बताया, बी ए साथ में आ रहा है कॉस थीटा। एंगल का तो कोई यूनिट होता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को आपको जो है वो मेजर करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, एफ बराबर आया था आई एल बी के। ठीक है, साइन थीटा को तो उसका तो कोई एंगल नहीं होता। आई एल बी हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था। तो देखो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का तो यूनिट मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने उसको बी ही छोड़ दिया। ये सारे के सारे यूनिट हैं। इसका मतलब अगर आप बी का यूनिट बनाना चाह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का तो वो आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। तो अगर बी की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँ न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीटर से मीटर हुआ कैंसिल, इसका यूनिट बना न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। और यही न्यूटन मीटर जो पर एम्पेयर जो है एक्चुअली ये कहलाता है वेबर। ये जो इसका यूनिट है
न्यूटन मीटर एम्पियर, ये एक्चुअली बराबर होता है वेबर्स के, जिसको शो करते हैं WB से, ठीक है। और ये बेसिकली एक जर्मन फिजिसिस्ट और एक टेलीग्राफ का को इन्वेंटर भी यही था, वेबर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक वेबर कितना फ्लक्स है, एक वेबर वो फ्लक्स है जो कि 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेगा 1 मीटर के डिस्टेंस पे, जबकि करंट पास होगा 1 एम्पियर। वैसे इसको डिफ़ाइन करने का एक और भी तरीका है, वीडियो में आगे समझाता हूँ, लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक ये यूनिट बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, वेबर। ठीक है जी, अब आइए फ्लक्स डेंसिटी समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, नाम से ही जाहिर है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे मास की डेंसिटी जो होती है, मास की डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता है ये, डेंसिटी मेजर करेंगे इन रिलेशन टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर मिसाल के तौर पे आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी मालूम करना चाहते हो तो वो बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बाय डेफिनेशन हम बोलें तो हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, जिसको हम B से शो करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला अभी भी हमने पढ़ा है, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स खुद बराबर होता है B × A के। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दें तो एक्चुअली वो B के ही बराबर आएगा। और इस B का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, अभी मैंने आपको समझाया था ना, इसी B का फार्मूला, इसी B के फार्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन, यानी कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो चलो यहाँ पे मैं वो फार्मूले लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वही फार्मूला जो हम लोगों ने भी पढ़ा, फोर्स आएगा और डिवाइड में आएगा कितना करंट पास हो रहा है और उसकी लेंथ कितनी है। दो तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लो बात को कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या फिर आप ऐसे समझ लो कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है पर यूनिट लेंथ और पर एम्पियर करंट, तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी कहा जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने अभी आपको मैथमेटिकली समझाया। इसी को अगर दोबारा इधर लिख देता हूँ तो ये दो तरीक़ों से B से जाहिर होता है, जिसको हम कह सकते हैं φB/A, और यही चीज़ बराबर आ सकती है F/IL के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको सादे अल्फाज में बताऊं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम आमतौर पे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का करते हैं, ठीक है। बात एक ही है। अब कैसे मालूम करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की, या ऐसा कह लो कि हम कैसे मालूम करें कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, फ्लक्स की डेंसिटी कितनी है। तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंथ L, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। हम उसकी लंबाई को नापेंगे, लेंथ को नापेंगे, और लेंथ को नापने के लिए हम रूलर को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ नापेंगे तार की, जिसे मैंने फील्ड में रखा है, स्केल की मदद से। जब वायर कोई करंट कैरी नहीं करता तो जो अरेंजमेंट है अभी मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे जो बैलेंस है वो ज़ीरो आंसर दे रहा होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एक डिजिटल बैलेंस को यूज़ किया, इसके ऊपर मैंने 2 मैग्नेट रखे। ये मिसाल तौर पे नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, अंदर वाला साउथ पोल है। फिर क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 क्लिप्स लगाए और उन क्लिप से एक तार को गुजार दिया। ये तार इन दोनों मैग्नेट्स के जो सिरे हैं इनके बीच से गुजर रहा है, यानी कि ये जो तार है समझ लो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस नॉर्थ और साउथ, इस लाल वाले और इस नीले वाले के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें से तार गुजर रहा है। फिलहाल तो कोई करंट नहीं है। क्रोकोडाइल क्लिप लगाए इसके ऊपर, जो आमतौर पर लोग बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, और फिर उससे तारों को 1 एमीटर से जोड़ा, क्योंकि करंट तो नापना ही है ना मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। एक बैटरी लगाई और दूसरे क्रोकोडाइल क्लिप से जोड़ दिया। अब आप देखें यहाँ पे सर्किट मुकम्मल हो गया। लेकिन क्योंकि अभी कोई करंट पास नहीं हो रहा, मैंने स्विच को ऑन नहीं किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्केल के ऊपर रीडिंग 0 लिखी हुई आ रही होगी, क्योंकि फ़िलहाल कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब जैसे ही हम इसमें से करंट को पास करवाते हैं, मैंने मिसाल तौर पे I करंट को पास कराया, तो M मीटर जो है बता देगा कितना करंट गुजर रहा है। और होगा क्या, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई तार मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है और उसमें से करंट गुजरता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई होती है। तो यहाँ पर भी एक फ़ोर्स अप्लाई होगी। अच्छा, ये करंट पास होने की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया रेड से ब्लू वाले की तरफ है, तो आप लेफ्ट हैंड रूल्स को यूज़ कर सकते हो।
ये आ गई सेकंड फिंगर, ये आ गई फर्स्ट फिंगर, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो इसके ऊपर की तरफ अप्लाई होगी तार पे। लेकिन अब क्योंकि मैंने तार को फिक्स किया हुआ है ऊपर की तरफ, तार को मैंने फिक्स करा हुआ है क्लिप से, तो ये जो फोर्स लग रही थी ऊपर की तरफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तार तो मूव नहीं होगा लेकिन वो अब इन मैग्नेट्स को नीचे की तरफ धक्का देगा। वही जो फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही थी, क्योंकि तार फिक्स हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो तार है ये मैग्नेट्स पर एक रिएक्शन अप्लाई करेगा, और रिएक्शन अप्लाई करेगा तो ये मैग्नेट नीचे की तरफ दबेंगे। नतीजे में आप देखेंगे तो स्केल में कुछ रीडिंग लिखी हुई आ जाएगी। ये जो रीडिंग आई है ये बेसिकली मास की रीडिंग आ गई कि मास कितना है। और आपको पता है मास से वेट निकालना या फोर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। W बराबर होता है mg के, ठीक है। तो m को g से मल्टीप्लाई करा के हम वेट या फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे मालूम करनी है कि कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है यानी B की वैल्यू, तो उसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया। फार्मूला होता है F/IL। इस फार्मूले से हम लोग मालूम कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का कैसे पता चला, फोर्स यहाँ पर जो मास आया उसको G से मल्टीप्लाई करा के फोर्स आ जाएगी। जो भी इसने मास शो करा उसको G से मल्टीप्लाई करा के F आ गया। तार की जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, पूरा तार नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, मतलब समझ लो इधर से लेके इधर तक का तार, ये L हो गया। और कितना करंट पास हुआ वो हमें m मीटर से पता लग गया। इसको पुट करके हमें पता लग जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई इस वक्त ये जो मैग्नेट्स हैं इनके दरमियान में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मौजूद है या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। सही है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इसके यूनिट के हवाले से डिस्कस करनी है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो, तो इसका एक यूनिट होता है, ठीक है। अगर इस फार्मूले के मुताबिक बनाया जाए तो क्या यूनिट बनेगा, इस फार्मूले के मुताबिक फोर्स है, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन डिवाइड बाय करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब ये जो यूनिट है न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, बेसिकली ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और यूनिट है जिसे कहते हैं टेस्ला, ठीक है, जो कि नेम दिया गया है आफ्टर माय वन ऑफ द फेवरेट निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के नाम पर दिया गया है, जो कि हमारे एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर हैं, निकोला टेस्ला। इनके नाम के ऊपर जो है वो इसको नाम को दिया गया है। और एक टेस्ला कितनी मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं या कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को बोलते हैं, तो याद रखो एक टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यहाँ पर हमने अगर रखा हुआ है तो वो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे, जबकि करंट भी 1 एम्पेयर गुजर रहा हो और जो तार की लंबाई है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में वो भी 1 मीटर हो। यानी कि 1 मीटर का तार जो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, जब हम 1 एम्पेयर का करंट अप्लाई करें और वो फोर्स भी 1 न्यूटन अप्लाई करें, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होती है 1 टेस्ला के, 1 न्यूटन फोर्स पर 1 एम्पेयर करंट एंड पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर की लेंथ पर। ठीक है जी, तो बस ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और हमने डिटरमाइन करना भी सीखा कि एक्सपेरिमेंटली किसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।